अगर दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से भागना पड़े तो क्या ये मुमकिन है? एक ऐसी जगह जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन एक आदमी था जिसका काम ही होता है जेल की सिक्योरिटी से भाग जाना, और इस बार वो खुद उसी जेल में फंस जाता है। कोलोराडो की एक जेल में जहां हर कोने पर कैमरा और बंदूक की नजर है, एक सेल में कैद है रे ब्रेसलिन। तो उसका साथी दूसरे सेल से कहता है कल यार्ड में कोई तुम पर हमला करेगा। अगली सुबह जब सब यार्ड में होते हैं, रे उनसे पहले ही हमला कर देता है, तो कैदियों को मार कर नीचे गिरा देता है और गार्ड्स रे को पकड़कर प्राइवेट सेल में कैद कर देते हैं, जहां सिर्फ बाइबल रखने की इजाजत मिलती है। दिन बीतते हैं, रे गार्ड्स का रूटीन देखता है, कब वो ब्रेक लेते हैं, कौन सा कोड डालते हैं। वो टॉयलेट पेपर और पानी से छोटी गोलियां बनाता है और उन्हें ट्यूब में छुपा देता है। लंच के वक्त रे दूध के बॉक्स में से एक छोटी प्लास्टिक शीट निकालकर संभाल लेता है। एक दिन वो गार्ड से टाइम पूछता है और खुद से सेकंड्स गिनने लगता है। जेल के बाहर एक औरत गाड़ी पार्क करके चली जाती है। वो रिमोट का बटन दबाती है, गाड़ी फट जाती है, जेल में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड सब कैदियों को जल्दी जल्दी निकाल रहे होते हैं, लेकिन तब तक रे गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद एक फायर ट्रक आता है, अंदर फायरमैन की यूनिफॉर्म में रे बैठा होता है। ये हश और एबिगेल का प्लान था। ये दोनों रे के साथ ही थे। वो रे को रोड साइड स्टोर पर छोड़ देते हैं। रे फोन बूथ में जाता है, एक नंबर डायल करता है और कहता है शो टाइम। कुछ ही देर में पुलिस रे को घेर लेती है और रे को फिर से अरेस्ट कर लेती है। रे शांत है क्योंकि उसका कांटेक्ट लेस्टर सब संभालने आ जाता है। जेल की ऑफिस में लेस्टर वार्डन से मिलता है। वो बताता है दोनों एक सीक्रेट कंपनी के लिए काम करते हैं जो गवर्नमेंट को जेल की सिक्योरिटी चेक करके रिपोर्ट करती है। रे पहले से 14 जेल से भाग चुका है। ये उसका नया असाइनमेंट था। वो बताता है कैसे प्लान बनाया। पहले उसने लेआउट और रूटीन स्टडी करके कमजोर फायर स्टेशन ढूंढा और जानबूझकर दुश्मन बनाए ताकि रे को प्राइवेट सेल में भेजा जा सके। वहां रे देखता है गार्ड्स कम है। जब वो ब्रेक पर जाते, रे अकेला रह जाता। रे अपनी टीम के लिए एक चिट्ठी लिखता है जिसमें भागने का सीक्रेट कोड होता है। दूध के बॉक्स की प्लास्टिक शीट को वो कीपैड पर चिपका देता है ताकि गार्ड के फिंगरप्रिंट्स लग जाए। बाद में शीट बाइबल में छुपा देता है। अनप्रिंट से 4 नंबर्स मिलते हैं। सीक्वेंस निकालने के लिए रे अपनी ट्रिक लगाता है। टॉयलेट पेपर की गोलियां हैच में डालकर वो लॉक को रोक देता है। गार्ड्स जब बाहर होते हैं, रे हाथ निकलकर कोड्स टेस्ट करता है और सही कॉम्बो मिल जाता है। कार में धमाके से पहले गार्ड्स ब्रेक पर जाते हैं और उसी वक्त रे सेल से निकाल जाता है। कैमरास की फुटेज रिवाइंड करता है ताकि गार्ड्स को लगे कि रे सेल के अंदर ही है। फिर वो वेंट से फायर कंपार्टमेंट तक पहुंचता है और उसी वक्त एबिगेल ब्लास्ट ट्रिगर करती है। प्लान परफेक्ट चलता है। रे जब सब बता चुका होता है, पर वार्डन गुस्से में होता है, लेकिन फिर वो रे को जाने देता है। कुछ हफ्तों बाद लॉस एंजलिस में रे अपने दोस्त हश की कंप्यूटर में मदद कर रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात जेसिका से होती है, एक CIA रिप्रेजेंटेटिव। जेसिका एक नया ऑफर लाती है। CIA ने एक अल्ट्रा सिक्योर जेल बनाई है जिसकी लोकेशन सीक्रेट है। अगर रे वहां से भाग गया, पेमेंट डबल $5 मिलियन मिलेगी। रे हान कर देता है, लेकिन एबिगेल और हश परेशान हैं क्योंकि उन्हें मिशन की बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। जेसिका रे को एक कवर आइडेंटिटी देती है, नाम पोर्टर्स एक्सप्लोसिव्स टेररिस्ट। उसका कांटेक्ट वार्डन मार्श। उसे एक इवैक्यूएशन कोड भी दिया जाता है। एबिगेल और हश चिंतित हैं। वो रे को ट्रैकिंग चिप लगाने के लिए फोर्स करते हैं और चिप उसके बाजू में इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद रे सड़क पर जाता है जहां से पिक होना था। अचानक कुछ मास्क पहने लोग आते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देकर वन में डाल देते हैं। वे के अंदर वो लोग रे की बॉडी स्कैन करके चिप निकाल देते हैं। जैसे ही ट्रैकर निकालता है, एबिगेल और हर्ष के सिस्टम से सिग्नल गायब हो जाता है। रे उनके लिए पूरी तरह से लापता हो जाता है। वैन में रे को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। कुछ वक्त बाद रे आंखें खोलता है। वो अब किसी हेलीकॉप्टर में था। रे होश में नहीं होता। सामने एक गार्ड जिसका नाम ड्रेक है, एक मुजरिम को पीट रहा होता है, फिर छुरी मारकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। रे ये सब देखता है। ड्रेक उस पर नजर डालता है और कहता है इसे फिर से सुला दो। एक और इंजेक्शन के बाद रे फिर बेहोश हो जाता है। अगली बार जब वो होश में आता है तो वो एक अजीब जेल में बंद होता है जहां हर सेल ग्लास क्यूब जैसे है और हवा में लटके हुए है। गार्ड सब ब्लैक मास्क पहने हुए हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ऊपर एक बड़ा ड्रोन कैमरा घूमता रहता है, हर मूव पर नजर रखता है। रे को उठते ही वार्डन हॉब्स के पास ले जाया जाता है। रे को शक होता है ये वार्डन वो नहीं जिसका नाम उसे बताया गया था। वो इवैक्यूएशन कोड बोलता है, पर हॉब्स कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
यार्ड में बंदियों को निकाला जाता है। गार्ड्स छोटी छोटी बात पर बंदियों को मार रहे होते हैं। हर जंप सूट पर बारकोड होता है जो गेट्स पर स्कैन होता है। लाउड स्पीकर से हॉब्स की आवाज आती है। पोर्टोस का एलन होता है। कुछ कैडी उसके पास आते हैं, रे को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे फौरन उनके लीडर का हाथ तोड़ देता है। बाकी लोग अटैक करने ही वाले होते हैं। तब एमिल बीच में आ जाता है। वो कहता है पीछे हट जाओ। एमिल दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो बताता है पहले वो मनहाइम के लिए काम करता था। मनहाइम अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों को पैसा बांटता था। अब मनहाइम वांटेड है, मगर एमिल उसके बारे में कुछ नहीं बताता। रे को उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं होती। उसका सिर्फ एक मकसद है, यहाँ से निकलना। दूसरी तरफ हॉब्स ड्रेक को दांत रहा होता है। हेलीकॉप्टर में जो आदमी ड्रेक ने मारा था वो असल में एक क्लाइंट का टारगेट था, यानी सब यहाँ क्रिमिनल्स नहीं। कुछ लोग बस गलत जगह आ गए थे। दिन गुजारते हैं। रे रोज इस जेल का लेआउट और गार्ड्स का पैटर्न देखता है। रे देखता है मुस्लिम कैदी रोज नमाज पढ़ते हैं, चाहे उन्हें सूरज दिखे ना दिखे। इमिल आता है और मुस्कुरा कर कहता है तुम वो आदमी लगते हो जिससे फेवर मांगनी चाहिए। रे शांत लहजे में कहता है मुझे आइसोलेशन एरिया में जाना है। एमिल फौरन एक मुक्का मरता है। रे हैरान होता है, फिर जवाब में पंच करता है। एमिल हंसता है जैसे मजा आ गया हो। दोनों के बीच असली फाइट शुरू होती है। कुछ पल में गार्ड्स आकर दोनों को आइसोलेशन एरिया में डाल देते हैं। वहां छोटे मेटल बॉक्सेस होते हैं, चारों तरफ व्हाइट लाइट। गर्मी और रोशनी से बंदियों को साजा मिलती है। रे तकलीफ से कर भी हर कॉर्नर देखता रहता है कि कहीं कुछ मिल जाए जो काम आ सके। डॉक्टर कायरी चेकअप के लिए आए। रे ने उससे बात करने की कोशिश की, पर डॉक्टर चुप रहता है। जब वो बाहर गया, ड्रेक पूछता है क्या बात हुई। डॉक्टर ने शुरू कह दिया कोई बात नहीं हुई, और उसी पल रे समझ जाता है इस डॉक्टर में अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। कुछ वक्त बाद एमिल और रे वापस जनरल एरिया में भेजे जाते हैं। रे टेबल पर डिजाइन बनाता है, कहता है मुझे एक मेटल पीस चाहिए, हेल्प करेगा तो तुझे भी निकाल दूंगा। एमिल फौरन प्लान बनाता है। वो हॉब्स से मिलने की डिमांड करता है, कहता है अब वो मनहाइम का लोकेशन बताएगा। हॉब्स एमिल को पेपर देता है, पर एमिल उस पे मजाक उड़ाता हुआ कुछ और ड्रॉ कर देता है। हॉब्स का गुस्से में कहता है इसे पानी में डुबाओ। वाटर बोर्डिंग शुरू होती है। एमिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्ला उठता है, लेकिन इसी बीच वो ड्रेन कवर छुपके से निकाल लेता है। बाद में कॉमन एरिया में एमिल वो कवर रे को दे देता है। रे भरोसा करता है और अपनी असली पहचान एमिल को बताता है मैंने एक एस्केप एक्सपर्ट हूँ, यहाँ एक मिशन पर आया था। रे के मुताबिक ये जेल जमीन के नीचे बनी है। हर मेटल बॉक्स के नीचे कोई मशीनें हैं जहां से निकलने का रास्ता हो सकता है। अंडरग्राउंड होने की वजह से मॉइस्चर ज्यादा है और स्टील के रिवेट्स अब जुंग खा चुके हैं। रे का प्लान सीधा पर खतरनाक था, टूथपेस्ट और हीट से पाइप्स कमजोर करना ताकि वो टूट जाए, पर पहले उन्हें दोबारा आइसोलेशन भेजना जरूरी था। एमिल चालाकी करता है। वो जवेद के पास जाकर उसकी माँ को गाली देता है ताकि झगड़ा शुरू हो। जवेद के मुस्लिम साथी फौरन उसके डिफेंस में आ जाते हैं। रे थोड़ा ब्रेड कपडोन में छुपा कर फाइट ज्वाइन करता है। गार्ड्स फौरन आ जाते हैं और सबको फिर से गर्म मेटल बॉक्सेस में डाल देते हैं। रे अपने बॉक्स में लौटकर अपना काम गार्ड्स की नजर से छुपा कर करता है और अंदर ही अंदर रिवेट्स से काम शुरू कर देता है। गर्मी की वजह से रे के हाथ से खून निकालता है। रे रिवेट्स निकालकर कैमरा को ब्रेड से कवर करता है, फिर वॉल पर नॉक करता है। सिग्नल देने के लिए एमिल फौरन चीखने लगता है ताकि गार्ड्स का ध्यान एमिल पर चला जाए। इस मौके में रे कामयाब होकर लाडर से नीचे कॉरिडोर में पहुंचता है। दरवाजा बंद मिलता है तो वो पाइप्स पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। बीच में कुछ वायर्स टूट जाते हैं, पर वो रुकता नहीं और आखिर एक और लॉक तक पहुंच जाता है। जब वो उसे खोलता है तो समझ आता है ये जेल एक ऑयल टैंकर के अंदर है जो बीच समुद्र में तैर रहा है। रे एक पल के लिए रुकता है, पर जैसे ही गार्ड्स दिखते हैं वो फौरन वापस हैच में घुस जाता है। नीचे से पानी लीक होने लगता है, जिसके प्रेशर से रे पीछे धकेल जाता है और फिसल कर पानी से भरे कॉरिडोर में गिर पड़ता है। पानी बढ़ते ही अलार्म बज उठता है। गार्ड्स भाग कर बंदियों को निकालने आते हैं। रया अपनी पूरी जान लगाकर पानी के प्रेशर से लड़ते हुए ऊपर तैरता है और मुश्किल से अपने बॉक्स तक पहुंचता है, बिल्कुल उसी वक्त जब गार्ड्स आते हैं। दूसरी तरफ एबिगेल और हुश को पता चलता है कि जेसिका का पेमेंट फ्रीज हो गया है। वो लेस्टर के पास जाते हैं। लेस्टर शांत लहजे में कहता है सब कुछ कंट्रोल में है, मैंने जेसिका से बात कर ली है। जेल में पानी निकाल जाता है। हॉब्स रे के बॉक्स में रिवेट्स देखता है, उसके चेहरे पर शाक उभर आता है। वो फौरन फोन कॉल करता है और एक नया सच सामने आता है। लेस्टर पूरे वक्त हॉब्स के कांटेक्ट में था।
हॉब्स जानता था रे का असली नाम और मिशन क्या है। फोन पर लेस्टर कहता है, रे को यहाँ हमेशा के लिए रखो। फिर बोलता है, मुझे मनहाइम के बारे में सब इंफॉर्मेशन चाहिए, दुनिया के बैंक्स उसकी जान के पीछे है। हॉब्स कहता है, एमिल अब रे के साथ काम कर रहा है। लेस्टर ने जवाब दिया, ठीक है, रे को अब ज्यादा टॉर्चर करो। अब हर शाम रे सोने के लिए जाता है, पर एक गार्ड रे को सोने नहीं देता। सुबह वही गार्ड फिर आकर रे को बेड से खींचकर पीटना शुरू करता है। अब यही रोज का रूटीन है, दिन रात टॉर्चर चलता रहता है। रे अब पहले से ज्यादा कमजोर पड़ रहा है और उसे लगता है जैसे जान निकल रही हो। एमिल उसका हौसला बनाए रखता है। वो कहता है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है। धीरे धीरे रे एमिल को अपना पास्ट बताने लगता है। वो कहता है, पहले वो वकील था, एक क्रिमिनल जिसे उसने जेल भेजा था। वो जेल से भागा और उसी ने बदले में रे की फैमिली को मार दिया। रे के हाथ में जो ड्राइंग है वो उसके बेटे की आखिरी याद है। उसी दिन के बाद उसने कसम खाई, कोई भी क्रिमिनल फिर जेल से नहीं भागेगा। अगले दिन रे अपनी रूटीन पे लौट आता है। वो गार्ड्स के मूव्स देखता है, उनकी बॉडी और चलने से उन्हें नाम देता है ताकि उनका बिहेवियर समझ सके। अब रे को ये पता करना है ये जेल कहाँ है, जब वो पहली बार ऊपर गया था। कोई निशानी नजर नहीं आई थी। एक दिन लंच पर एमिल छुपके से रे को छुरी मार देता है ताकि रे को डॉक्टर कायरी के पास भेजा जा सके। डॉक्टर के ऑफिस में स्टिचेस लगते वक्त रे दिखावा करता है और गिर जाता है और ट्रे से छोटी चीजें उठा लेता है। वो डॉक्टर को याद दिलाता है, तुमने एक ओथ ली थी इंसानियत की भलाई की खातिर। क्री चुप रहता है। डॉक्टर को अपने अंदर गिल्ट महसूस होती है। वापस कॉमन एरिया में एमिल रे को एक पेन और एक कैडी का चश्मा देता है। रे टेबल के नीचे हाथ छुपा कर एक कंपास बनाता है। तारों से जगह पे चलने वाला डिवाइस। कैमरा में रे के हाथ के मूव्स हॉब्स और ड्रेक देख लेते हैं। हॉब्स कहता है, रे को मेरे पास लाओ। रे कंपास छुपा देता है और गार्ड्स रे को एक नई सेक्शन में ले जाते हैं जहां हॉब्स उसका इंतजार कर रहा होता है। हॉब्स कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो, रे ब्रेसलिन। ये फैसिलिटी तुम्हारी किताब पर डिजाइन हुई है। रे समझ जाता है हॉब्स ने उसी फॉर्मूला से जेल बनाए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। हॉब्स कहता है, मैं तुम्हें यहां हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। रे पल भर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं मनहाइम के बारे में जानता हूं, एमिल मुझे सब बताएगा। हॉब्स कुछ देर सोचता है, फिर रे को वापस कॉमन एरिया भेज देता है। रे एमिल को सब बताता है। दोनों मिलकर नया प्लान बनाते हैं। जब हॉब्स ने फिर से पूछताछ के लिए रे को बुलाया तो रे ने झूठी इंफॉर्मेशन दी। उसी वक्त एमिल जावेद के पास जाकर उसे सेक्सटन दे देता है और कहता है, अगर तू मदद करेगा तो हम तुझे भी यहां से निकालेंगे। कुछ देर बाद जावेद हॉब्स से कांटेक्ट करता है, कहता है, कैदी भागने का प्लान बना रहे हैं। हॉब्स जावेद को ऑफर करता है, अगर तू सच बताएगा तो मैं तुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने दूंगा। ये सब उनके प्लान का हिस्सा होता है। जावेद रात को सितारे देखकर अपनी सेल में लिख लेता है। अगले दिन लंच में वो नोट्स रे को देता है। रे सब इंफॉर्मेशन मिलाकर समझ जाता है कि ये जेल मोरक्को के कोस्ट के पास है। फिर रे एक और रिस्क लेता है, डिटर्जेंट निगल कर बीमार होने का ड्रामा करता है ताकि रे को डॉक्टर कायरी के पास भेज दे। वहां वो कहता है, डॉक्टर हॉब्स के ऑफिस में एक किताब है, उसके एक पेज पर लिखा पैसेज पढ़ो। क्री पहले कुछ देर सोचता है, फिर हॉब्स के ऑफिस में जाकर वो किताब खोलता है। पेज पर लिखा था, द हिपोक्रेटिक ओथ, वो कसम जो हर डॉक्टर इंसानियत के लिए लेता है। अगले दिन क्री गार्ड से कहता है, रे को मेरे ऑफिस में ले आओ, मुझे चेकअप करना है। जब रे आता है, क्री पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि उस पेज पर वही कसम लिखी है? रे कहता है, क्योंकि वो बुक मैंने ही लिखी है। ये सुनकर कायरी का डाउट चला जाता है। वो पहली बार रे पर यकीन करके उनके प्लान का हिस्सा बन जाता है। थोड़ी देर बाद रे हॉब्स को झूठी लोकेशन देता है, मनहाइम वहां मिलेगा। अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं हॉब्स के समझने से पहले भागने के लिए। प्लान के मुताबिक जावेद भी हॉब्स से मिलता है। एक बड़ा एस्केप होने वाला है। हॉब्स घबरा जाता है और कैमरास चेक करता है। वहां वो देखता है रे अपनी वॉल पर कुछ कर रहा है। ड्रेक समझ जाता है ये मॉर्स कोड है। डिकोड करने पर लिखा मिलता है, ब्लॉक सी में ट्रांसफर के दौरान दंगा होगा। इसी दौरान डॉक्टर कायरी चुपके एक कोडेड ईमेल भेजता है बाहर से मदद के लिए। जैसे ही गार्ड्स ब्लॉक सी की तरफ दौड़ते हैं, जावेद हमला शुरू कर देता है। एक पल में हर जगह हलचल हो जाती है। रे, एमिल और जावेद गार्ड्स को गिरा कर उनके हथियार ले लेते हैं। एस्केप प्लान शुरू हो जाता है। गैस बॉम्ब फटता है, धुएं में तीनों चुपके निकल जाते हैं। रे कहता है, सिर्फ 11 मिनट हैं। हेलीकॉप्टर नजदीक आ रहा होता है। वो ऊपर भगते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और रे कैमरा सिस्टम बंद कर देता है। हॉब्स लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है। निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। तीनों मिलकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, मगर गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। आग और गोलियों से हमला होने लगता है। तीनों भी उन पर हमला करते हैं।
ज्यादातर गार्ड्स गिर जाते हैं। इस जंग में जवेद जख्मी हो जाता है और गार्ड्स आ रहे होते हैं। एमिल और रे जवेद को खींचकर छुप जाते हैं। रे समझ जाता है कि मोशन डिटेक्टर ने उनको पकड़ लिया था। वो डिटेक्टर डिसेबल कर देता है। रे फैसला करता है इंजन रूम ढूंढना जरूरी है। वो कहता है पावर बांड होगी, सिस्टम डाउन हो जाएगा। वो जावेद को अपनी बंदूक दे देता है, कहता है तुम और एमिल सीढ़ियों से निकाल जाओ। जावेद को लगता है कि वो अब आगे नहीं जा पाएगा। वो एमिल से बंदूक ले लेता है, कहता है तुम आगे जाओ, मिशन तुम्हें पूरा करना है। कुछ देर बाद गार्ड्स जावेद के पास आ जाते हैं। वो अकेला होता है पर हिम्मत नहीं हारता। पूरे जोर से लड़ता है, गार्ड्स को गिरा देता है। फिर एक छिपे शूटर की गोली जावेद को लग जाती है। हॉब्स उसके पास आता है। जावेद अपनी आखिरी सांस में कहता है अपने राप के हवाले, और वो शहीद हो जाता है। उसी वक्त इंजन रूम में रे और ड्रेक के बीच एक जानलेवा चेस शुरू होती है। ड्रेक गोलियां चलाता है, रे मशीनरी के बीच उछलकर बचता है। फिर रे पीछे से हमला करता है। गोलियां खत्म, अब हाथ से फाइट होती है। ड्रेक छुरी निकालता है, रे ब्लॉक करता है, लेकिन ड्रेक कुछ पल के लिए रे को दबा देता है। रे उसका पैर पकड़कर पलटवार करता है। दोनों टूल्स उठाकर हथियार बना लेते हैं। तेज लड़ाई के बाद रे एक जोरदार धक्का देता है। ड्रेक सीढ़ियों से गिरकर नीचे टकरा जाता है और वही उसकी मौत होती है। रे कंट्रोल पैनल तक जाता है। एक टेक्नीशियन को बेहोश करके जनरेटर्स बंद कर देता है। पूरे टैंकर में बिजली चली जाती है। डोर्स खुल जाते हैं। एमिल बाहर निकल आता है। तभी एक हेलीकॉप्टर फायरिंग करते हुए लैंड करता है। सोल्जर्स और गार्ड्स के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। एमिल भागता हुआ चॉपर तक पहुंचता है, जहां एक सोल्जर गोली लगकर गिर चुका होता है। पायलट उड़ने लगता है, पर एमिल कहता है रे के बिना नहीं। वो मशीन गन उठाता है और कुछ सेकंड्स में गार्ड्स खत्म कर देता है। नीचे हॉब्स इंजन रूम में रे को ढूंढ रहा होता है। रे पानी के टैंक में छुपकर सांस रोक लेता है। सिस्टम ऑन होते ही टैंक भरने लगता है। वो डूबने ही वाला होता है कि टैंक ऑटो फ्लश होकर उसे समुद्र में फेंक देता है। रे तैरकर सरफेस तक पहुंचता है। एमिल लैडर नीचे गिराता है। रे चढ़ने लगता है। हॉब्स और गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। एमिल बंदूक देता है। दोनों मिलकर जवाब देते हैं। एमिल के कंधे में गोली लगती है। रे ऑयल टैंक्स पर फायर करता है। बड़ा धमाका होता है और हॉब्स उठ जाता है। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर रे और एमिल को मोरक्को के बीच पर उतारता है, जहां जेसिका उनका इंतजार कर रही होती है। राज खुल जाता है। एमिल ही मनहाइम है और जेसिका उसकी बेटी। उसने ही रे को हायर किया था अपने बाप को गोस्ट प्रिजन से निकालने के लिए। जेसिका बताती है लेस्टर ने सबको धोखा दिया। वो हॉब्स के साथ मिला हुआ था। बाद में रे एबिगेल से मिलता है। वो बताती है लेस्टर को सीईओ पोजीशन का लालच दिया गया था अगर रे वापस ना आया तो। लेकिन लेस्टर भागने की कोशिश करता है और हश उसका इंतजार कर रहा होता है उसकी कार में। वो एक पंच में यूस बेहोश कर देता है। जब लेस्टर होश में आता है तो देखता है उसकी कार एक स्टील बॉक्स में बंद है, जो एक शिप के डेक पर समुद्र के बीच खड़ी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी रे बंद किया गया था।